लिखे थे, चाहे कितने राह बंद हो, फूलों में तो का सुगंध हो, चाहे नशा ये आंखों की उसकी आंखों से उतर जाएगी, जब उनसे निगाहें मिलेगी तो होठों से जाम ठहर जाएगी। हम पूर्णिया में हैं और हमारे बीच एक कवि साहब उपलब्ध हैं और उनसे वार्तालाप करने वाले हैं और उनके बारे में और वो जो किताबें लिखे हैं उनके बारे में उनसे जानने का प्रयास करेंगे। पर एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि समय का अजीब खेल देखिए कि राजा को रंग और रंग को राजा बनते देरी नहीं लगती। ये जिस प्रकार से कह सकते हैं एक प्रकार से काफ़ी कठिनाइयों से इन्होंने किताबें वगैरह लिखी हैं और ये आज एक कह सकते हैं कि इतनी छोटी आयु में एक बड़ा ही मुकाम पाने के राह पर चल पड़ा है और इसी तरह के विषय इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से ये किताबें लिखी, कब इनको सोचने में आया था। इस तरह की हमारी बात जो रहेंगी, इनसे इसी तरह की विषय में इनसे बात करने वाले हैं। तो बताइए सबसे पहले अपना नाम के बारे में बताइए सबसे पहले? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हमें देख रहे होंगे, उन सभी को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम गौतम केसरी हुआ। मैं फॉरबिसगंज मेरे ज़िले में मेरा अररिया ज़िला में एक फॉरबिसगंज प्रखंड पड़ता है, मैं वहीं से आता हूँ। तो मेरे फॉरबिसगंज प्रखंड में एक गाँव पड़ता है, पढ़वा पंचायत, मैं वहीं का निवासी हूँ। मेरा नाम गौतम केसरी है, मेरा उम्र अभी 21 साल है। यानी 21 साल की उम्र में आपने 3 किताबें लिख दी हैं, क्या? जी, जी, बिल्कुल। हुँ। मैंने 3 पुस्तकों का अभी तक में लेखन किया है। कौन-कौन सा पुस्तक है? मेरी पहली पुस्तक दर्पण एक सच है। इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? जैसे मान लीजिए उसमें कविता कहानियों का संग्रह है। कितना मान लीजिए कितना पंक्तियों में लिखा होगा तकरीबन में? मतलब इसमें 50 कविताएँ हैं, 50 कविताएँ, पंक्तियाँ कितना होंगी उसके हेडलाइन? एक कविता की हाँ, 2-3 पंक्तियों की। 2-3 पंक्ति होंगी यानी तकरीबन मान लीजिए तो 100 से 150 200 के शब्दों के बीच में होगा क्या? जी, जी, जी। हाँ? कविता मतलब देखा जाए तो कुछ कविता बड़ी भी होती है, कुछ छोटी भी कविताएँ होती है। तो इस उन क त इस कविता में किस प्रकार का उद्देश्य छुपा हुआ है? मतलब कविता मतलब हर तरह की चीज़ों के लिए होती है। कोई प्रेम रस पे लिखता है, कोई वीर रस पे, सभी कवि का अपना-अपना होता है। तो मैं पहले जो लिखता था वो समाज से मैं ये देखता था समाज में क्या घटित घटना हो रही है या कुछ क्या हो रहा है, किसान के साथ क्या हो रहा है, तो मैंने उन उन चीज़ों को मैं ज़्यादा दर्शाता था अपनी कविताओं में। तो आपको ये कविता लिखने का शौक कब से आया था? मैं लिखता तो बचपन से था, लेकिन वो अपने शौक के लिए मतलब खुद के शौकियों के लिए मैं लिखा करता था। लेकिन 2019 के बाद मुझे लगने लगा था जो जब लोगों को तारीफ़ें मिलने लगी, मैं दोस्तों को सुनाता था और भी लोगों को लिख के दिखाता था, तो कहते थे नहीं तुम इसमें अच्छा कर सकते हो। तो मैंने 2019 के बाद इसमें अच्छे से मेहनत करने लगा। यानी 2019 के बाद इन्होंने काफ़ी हद तक जो कह सकते हैं एक बार बुक दिखाइएगा उधर, ये देख सकते हैं इनका ये बुक है जो इन्होंने काफ़ी मेहनत से लिखा है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इतनी छोटी आयु में, आयु भी इनका देख सकते हैं आप साफ तौर पे कोई बड़ा नहीं है और इन्होंने अभी तक 3 किताबें लिख दी हैं और उन जो बातें लिखी हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। तो कुछ ऐसे जो तीनों किताबें हैं उनके कुछ कहानी वगैरह या कविता जो भी हैं, वो हमारे दर्शकों को सुनाने का प्रयास कीजिए। इसमें बहुत सारी कविताएँ हैं, एक मेरी मोटिवेशनल कविताएँ थी युवाओं के लिए। हुँ। तो लोग आज के समय में हार जल्दी मानते हैं, तो लिखे थे, चाहे कितने राह बंद हो, फूलों में तो का सुगंध हो, चाहे ना मिले सौगातें, परिश्रम में कट जाए जीवन की हर रातें, हुँ। तो पति बनना होगा, हर सांस में राहगीर चलना होगा। इस कविता का उद्देश्य क्या है? मतलब यही है जो मतलब कितनी भी बाधा आए आपके जीवन में, परिस्थिति तो अनुकूल नहीं होती है। मतलब विपत्ति का तो सामना सबको करना पड़ता है, तो मतलब उस समय में अधिकतर हम लोग भी जो होते हैं वो हार मानने लगते हैं, चलो अब यहाँ तक हुआ, अब नहीं हो सकता इससे आगे। कहा ये जाता है मतलब आप आगे चलिएगा, एक अगर रास्ता आगे दिखाई नहीं पड़ रहा, एक कदम चलिएगा तो उसके आगे रास्ता दिखाई देगा। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि समाज को सही मायनों में ये एक प्रकार से दर्पण दिखा रहे हैं या फिर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और समाज के जो युवा वर्ग हैं उनको कहीं न कहीं अपने ओर आकर्षित करने का भी प्रयास कर रहे हैं और दूसरी किताब में जो लिखा है उसके बारे में भी थोड़ा-सा बता दीजिए सर? मेरी दूसरी किताब नवदीप है, इसमें भी बहुत सारी कविताएँ, गीत, गज़ल, दोहा का संग्रह है। गीत, गज़ल और दोहा। हाँ। तो सर गीत भी चाहिए हमको, गज़ल भी चाहिए और दोहा तीनों सुनना है सर? नहीं हम गीत गाते तो हम नहीं हैं, बस हम लिखते हैं। इसमें ठीक है, कुछ थोड़ा-सा 2 लाइन हाँ, इसमें कुछ गज़लें हैं, मैं पढ़ के वही सुना पढ़ के बता दीजिए। एक एक गज़ल थी मेरी, हुँ, नशा ये आँखों की उसकी आँखों से उतर जाएगी, हुँ, जब उनसे निगाहें मिलेगी तो होठों से जाम ठहर जाएगी। हुँ। पग पाजेन की आवाज़ सुनकर सबके कान खड़े हो जाएँगे, बेहोशी इस कदर आएगी जब वो कातिल बन जाएगी। जिधर भी देखोगी उधर उसके उल्फत के चर्चे होंगे, जिधर भी देखोगी उधर उसके उल्फत के चर्चे होंगे, आसमान से उतरकर चाँद सुर्खियाँ बन जाएगी। और भी पंक्ति है इसकी। कहीं ये मान लीजिए कहीं आपको ऐसा तो नहीं हुआ कि स्कूल वगैरह या कॉलेज वगैरह में किसी लड़की से प्यार हो गया तो उसी कविता मान लीजिए नहीं, उसे नहीं, गज़ल नहीं के रूप में मैंने लिख दिए हों?
मैंने तो बताया मैं प्रेम रस पर लिखता नहीं हूँ, मैं वीर रस का कवि हूँ, मैं वीर रस पे ज़्यादा लिखता हूँ। वीर रस को तो आप जानते ही हैं, देश के लिए, मान सम्मान के लिए, सैनिकों के लिए लिखा जाता है। तो मतलब हर कवि में एक छुपा होता है जो कुछ न कुछ प्रेम रस लिखता है, तो मैं भी प्रेम रस लिखता हूँ। तो कविता भी होगा इसमें, कविता भी सुनाइए थोड़ा। हाँ, कविता ही थी, ये गज़ल थी। हुँ। एक कविता है मेरी सैनिक पर। देखा था वह सैनिक की शहादत, अपने सारे दर्द वहीं खो दिया। ये पुलवामा दिवस पे लिखे थे, जब पुलवामा में सैनिक का पुलवामा अटैक हुआ था तो बहुत सारे सैनिक हमारे देश के शहीद हो गए थे, तब उन पर लिखे थे। देखा था वो सैनिक की शहादत, अपने सारे दर्द वहीं खो दिया। जब लिखने की बात आई तो कलम ने भी रो दिया। पत्नी के हाथों में मेहंदी रची थी, माँ ने याद में निगाहें बिछाई थी। पत्नी के हाथों में मेहंदी रची थी, माँ ने याद में निगाहें बिछाई थी। बेटा कह कर गया था जल्द आऊँगा माँ, वो लौट कर नहीं आया था, उसकी शहादत आई थी। सुना था उसकी गाथा, सीने पर गोली खाकर तिरंगा को लहराता रहा। भारत माँ की मिट्टी को लगाकर वंदे मातरम गाता रहा। और भी पंक्ति है इसकी। यानी देख सकते हैं, साफ तौर पर इनका कहना भी सुन सकते हैं, जहाँ एक तरफ हमारे देश में कहीं न कहीं सैनिकों के साथ कहीं न कहीं आतंकवादी बहुत सारा अत्याचार करते हैं, या फिर हर दिन कोई ना कोई सैनिक एक प्रकार से हमारे देश में अभी शहीद हो रहा है। परंतु इनकी भावनाओं को भी देखिए कि पुस्तकों में किस प्रकार से उसका उल्लेख किया है, उसका वर्णन किया है, आप साफ तौर पर सुन पा रहे थे। आइए और ज़्यादा जानकारी इनसे चाहते हैं। इस तरह के बुक जो आप लिखे हैं, तो इसमें कम से कम कॉस्ट वगैरह का भी खर्चा आया होगा। तो कितना खर्चा हुआ अभी तक? खर्चा तो मतलब कुछ भी कीजिए तो हर चीज़ में खर्चा होती है, उसी तरह पब्लिकेशन में खर्चा था। मतलब एक किताब पर जो लगता है वो लगता है। फिर भी ये पैसा कहाँ से लाए? काम किए, घर से या कहीं और से? ये मैं अपनी फैमिली से लेता था। किसी अच्छे कार्य के लिए अगर मैं अपनी फैमिली से कुछ भी माँगता हूँ तो वहाँ से मुझे मिल जाता था। तो आपका फैमिली अमीर है, गरीब है या मिडिल क्लास है? गरीब तो नहीं, मिडिल क्लास है, गरीबी रेखा के ही तौर पे है। उतनी बड़ी फैमिली से मैं नहीं बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा छोटा फैमिली है। मेरा पापा का एक छोटा-सा दुकान है जिसको चलाते हैं, उसी से घर चलता है। और आपका तीसरा बुक जो है उसका क्या नाम है? तीसरा बुक 4 दिवस की बेला। इसमें क्या वर्णन है सर? इसमें कविताओं का संग्रह है। कविताओं का। तो वो कविता कुछ सुना दीजिए 2 लाइन। इसमें ये मेरी बुक जो है ना इधर ही आई है ये। ठीक है, अच्छी बात है। इतनी छोटी उम्र में इतना काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप एक बड़ा मुकाम जल्द ही हासिल करें। हम लोग की शुभकामनाएँ आपके साथ। इसमें एक कविता है, मैं इस माटी का पौरस हूँ। मैं इस माटी का पौरस हूँ, देश हित में बोलूँगा। हिमालय की चोटी पे चढ़कर राम नाम जय बोलूँगा। काल पे तुमने इसको बचाया, राष्ट्र एकता और अखंडता पे तो तुमने घात किया। मैं मौत की सैया पे लेटकर अब नहीं चुप बैठूँगा। भारत माता का जय बोलकर दुश्मन के सर पे बैठूँगा। झूठों और फरेबी के आहट पे अब मैं मुख खोलूँगा। मैं इस माटी का पौरस हूँ, देश हित में बोलूँगा। हिंदुत्व के बलिदानों को अब नहीं भुलाया जाएगा। कन्हैया लाल के कातिलों को अब नहीं बचाया जाएगा। तो कुछ समय पहले एक कन्हैया लाल का कन्हैया लाल का कत्ल हो गया था, तो उस पंक्ति को भी मैंने इस कविता में दर्शाया था। हिंदुत्व के बलिदानों को अब नहीं भुलाया जाएगा। कन्हैया लाल के कातिलों को अब नहीं बचाया जाएगा। इस माटी के लहू को मैं चीख-चीख कर बोलूँगा। दिल्ली के दरबारों में भी गहन मौन को खोलूँगा। सत्ता और सियासत को बस राज हड़पना आता है। गरीबों की निर्बलता पर बस उसे हँसना आता है। सच्चाई को दिखाने के लिए कलम थाम कर बोलूँगा। मैं इस माटी का पौरस हूँ, देश हित में बोलूँगा। यानी इतनी छोटी उम्र में इतना गहन ज्ञान, समझ रहे हैं? इतनी छोटी उम्र में इनका एज कोई ख़ास नहीं होगा, 21-22 साल के बीच में होगा, जहाँ एक तरफ हमारे देश और राज्य के युवाएँ कह सकते हैं कि इस उम्र में नशा या फिर कुछ और भी जो ऐसे गलत काम है, जिसमें वो कहीं न कहीं इस उम्र में अधिकतर भटक जाते हैं रास्ता। पर ये देखिए, कितनी मेहनत से बुक लिखे हैं और उस बुक को प्रकाशित भी करवाए हैं, और कहीं न कहीं इसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि युवाओं को इनसे सीख लेने की ज़रूरत है कि ये इस छोटी सी उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं और कहीं न कहीं उस राह पर ये चल भी चुके हैं। तो एक सर बताइए, ये इस तरह की जो बुक वगैरह लिखे हैं, तो कुछ लोग वगैरह भी होंगे जो मज़ाक वगैरह बनाते होंगे कि क्या करता है, नहीं करता, इस टाइप से होता है ना गाँव देहात या घर में या कहीं और भी? हाँ, मज़ाक तो आप कोई भी कार्य कीजिए, हर कार्यों का मज़ाक तो बनाया जाता है। एक ना एक समय तक तो मज़ाक बनाया जाता है। जब तक आप सफल नहीं होइएगा तब तक मज़ाक बनाया, तो उस तरह से मेरा भी मज़ाक बनाया जाता है। लेकिन अभी काफ़ी हद तक सही है, मतलब लोग मज़ाक नहीं बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे। और बुक में भी आप इतनी गहन बातें लिखी हैं, इतनी छोटी उम्र में इस तरह की सोच कब से कैसे पैदा हो गई? ये मतलब ये शायद अपने आप हो जाती है, आप उस माहौल में रहते हैं तो कहते हैं ना किसी का माइंड रचनात्मक होता है तो वो रचनात्मक कार्य ही करता है। मेरा बचपन से उसी तरह का था। मुझे
मैं जब पढ़ता क्लास में भी रहता था तो मुझे हिंदी पढ़ना, साहित्य का कुछ कहानियाँ, कविता ये पढ़ना अच्छा लगता था। साइंस में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। और मान लीजिए कुछ युवा यदि ये वीडियो देखकर आपके वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहें तो क्या करें? वो मेरे फ़ेसबुक पर एक पेज है, मेरा खुद का चैनल भी है वहाँ पर, गौतम केसरी के नाम से, वहाँ से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर मेरा चैनल है, कवि लोग साहित्य के नाम से, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं कुछ अपनी एक्टिंग के वीडियो, रचना और कविता ये सब की जो भी है वहाँ पर करता हूँ मैं। इस बुक का कॉस्ट कितना पड़ेगा तकरीबन में? वो फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर देख सकते हैं। मतलब हर टाइम चेंज होते रहता है। वो मेरे अंदर में नहीं, वो पब्लिकेशन के हाथ में है। पब्लिकेशन के हाथ में। फिर भी आपके हिसाब से यदि मान लीजिए कोई बुक वगैरह लेना चाहे तो उसको कितना कॉस्ट पड़ जाएगा? वो फ्लिपकार्ट, अमेज़न से मंगा सकते हैं। अभी मेरे पास तो उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैं सेल करता नहीं हूँ। यानी सेल नहीं करते वो आप मैं सम फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी हाँ, सोशल मीडिया साइट है उस पे हाँ, डाल देते हैं क्या? हाँ। जी, जी। वो हम नहीं डालते, वो पब्लिकेशन डाल देता है। मैं लोगों तक बस ये पहुँचाना चाहता हूँ जो ये मेरा किताब है, मैं इस चीज़ के लिए लिखा करता हूँ, तुम लोग मुझे जाने, मेरे पुस्तकों के बारे में जानें। और मैं आगे क्या उद्देश्य है आपका? मान लीजिए ये बुक वगैरह जो है मान लीजिए आप तो लिख दिए हैं, अच्छा खासा लिखे हैं और उसमें जो कहानी वगैरह, कविता वगैरह जो भी लिखे हैं हाँ, उसकी पंक्तियाँ बहुत ही अच्छी हैं। जी। तो इसके बाद वाला आगे वाला प्रोसेस क्या है आपका? आगे के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। मैं हिंदी राइटिंग करता हूँ और मैं अभिनय में मेरी थोड़ी बहुत रुचि है, तो मैं उसमें अपना अभी तैयारी कर ही रहा हूँ। उसमें आगे जाऊँगा और हिंदी राइटिंग को भी, मतलब जो मेरा लेखन है वो तो आगे रहेगा ही। धन्यवाद सर। जैसा कि देखें अभी हमारे साथ एक कवि जुड़े थे, जिनका ऐज कोई ख़ास नहीं है, पर इस ऐज में इतने गहन साधना के द्वारा उन्होंने एक प्रकार से बुक प्रकाशित किया है और उस बुक में जो कविताएँ लिखी हैं, वो कहीं न कहीं समाज को संदेश देने का कार्य करती हैं और इस तरह की कह सकते हैं कि एक तरीके से साफ देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।